हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ की स्टडी कर रहे हैं और हमने मैथ में प्रश्नावली एक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सभी डॉक्टर मनोहर राय की बुक से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1B में कुल 5 क्वेश्चन है, जल्दी से इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि इस संख्या में हम क्या जोड़ें कि जो आपका योगफल आए वो शून्य आ जाए। तो आप ही बताइए कि जब हम -7 में यदि हम +7 जोड़ दें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम -7 में 7 जोड़ दें तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही हमारा कहलाता है इसका योगात्मक प्रतिलोम, यानी -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7। और प्लस को लिखा नहीं जाता है इसलिए केवल 7। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब अगर प्लस साइन है तो माइनस कर दीजिए, माइनस साइन है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि 0 एक योज्य प्रतिलोम संख्या है, यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। क्यों? क्योंकि आप शून्य में 1 जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 में आप 0 जोड़ेंगे तभी आंसर आपका शून्य आएगा, इसीलिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम भी शून्य ही होता है। अब बात करें 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो प्लस साइन लगा है, माइनस कर दीजिए, बस 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1। अब बात करते हैं -a+b का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो -a+b का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर माइनस साइन लगा है तो यहाँ पर प्लस साइन को लिखा नहीं जाता, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा a+b। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि देखिए a+b प्लस है, जब हम प्लस करते हैं माइनस, एक और क्वेश्चन लगाएंगे a+b, तो 0 कैसे आता है इसको समझिए। देखिए a+b तो ऐसे रहेगा, जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस में जब माइनस का गुणा होगा तो माइनस साइन आता है, मैंने आपको पहले ही बताया। प्लस में माइनस गुणा हुआ तो माइनस साइन आ गया। जब इस बड़े वाले कोष्टक को हमने खोला तो माइनस साइन यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब छोटा कोष्टक बच गया, अब यहाँ पर हो जाएगा a+b। अब देखिए, इसके सामने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब a भी पॉजिटिव ही है, a भी धन पूर्णांक है। तो अब और कोष्टक खोलते हैं तो a+b। अब देखिए, प्लस में माइनस का गुणा होगा, कैसे, माइनस है और प्लस ए है, प्लस ए के सामने प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये धन पूर्णांक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जब प्लस में माइनस का या माइनस में प्लस का गुणा हुआ तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर भी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए, इस माइनस का गुणा यहाँ पर भी होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने वितरण नियम बताया था। वितरण नियम में क्या होता है कि एक संख्या का गुणा करते हैं बीच में तोड़ करके। हालांकि दूसरा क्वेश्चन है उसी नियम से। तो देखिए, जब माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -b। अब देखिए, -a से -a कैंसिल, +b से -b कैंसिल, आंसर शून्य आएगा। तो यही मैं आपको समझाने वाला था कि -a+b का योगात्मक प्रतिलोम +a+b कैसे होता है। आई होप कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 × 32 का मान हमें ज्ञात करना है वितरण नियम से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 15 × 32 ऐसे भी करके मान निकाल सकते हैं गुणा करके, लेकिन यह तरीका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें वितरण नियम से सॉल्व करना है। देखिए, संकेत भी आपको दे दिया है कि वितरण नियम का संकेत क्या होता है। क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन में आपको संकेत दिया है, संकेत का मतलब आपको समझाया है कि किस प्रकार से आपको तोड़ना है। तो 30 + 2 कर दिया है। मैंने आपको बताया था वितरण नियम में, यदि आपने उस वीडियो को देखा हो तो, कि वितरण नियम में किसी एक संख्या को तोड़ करके उसमें गुणा करते हैं। तो पहले 15 का गुणा इस 30 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 15 का गुणा इस 2 में करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। 15 × 30 प्लस 15 × 2। अब देखिए, 15 और जब हम 30 में गुणा करेंगे तो 15 × 45 होता है, और लास्ट में 0 लगा दीजिए। 0 का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद 15 दूना 30 होता है, हम सभी जानते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 450 30 80 आंसर आएगा। वैसे तो इतना भी गुणा कर दे तो भी 480 ही आ जाता, लेकिन हमें वितरण नियम से सॉल्व करना था, इस नियम से। आई होप आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है।
मुझे 100% यकीन है कि ये क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो पहले चलिए क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं। देखिए वितरण नियम मैंने आपको पढ़ाया था, ये है वितरण नियम। एक को तोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें गुणा करते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि जो वितरण नियम होता है केवल गुणा पर ही लागू होता है, पूर्णांकों के गुणा पर, पूर्णांकों के योग पर लागू नहीं होता है। तो यह यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि दर्शाइए, हमको सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करके बताइए कि ये केवल और केवल गुणा पर ही लागू होता है, धन पर यानी योग पर लागू नहीं होता है। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना ए बी व सी कोई तीन धन पूर्णांक है, जहाँ ए बराबर 2, बी बराबर 10 व सी बराबर 18 है। तब वितरण नियम से तीनों का योग करने पर, क्योंकि हमको योग में प्रूव करना है कि योग के लिए वितरण नियम लागू नहीं होता, वितरण नियम केवल गुणा के लिए ही लागू होता है। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो अब तीनों का चलिए योग करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, वितरण नियम क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी संख्या को तोड़ दीजिए आप, तो तोड़ दीजिए और फिर इसका इसमें योग करिए, फिर इसका इसमें योग करिए, क्योंकि हम योग कर रहे हैं। वहाँ पर जब हम गुणा कर रहे थे तो हम इसका इसमें गुणा कर रहे थे और इसका इसमें गुणा कर रहे थे। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये भी वितरण नियम का ही है, लेकिन ये गुणा के लिए था। वितरण नियम में हम क्या कर रहे थे कि 15 को पहले 30 से गुणा कर रहे थे, 15 गुणे 30, फिर प्लस करके ये जो साइन है 15 का गुणा हम 2 में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम योग करेंगे क्योंकि हमको योग में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए को बी से जोड़ेंगे, ए प्लस बी, अब इस प्लस साइन को लिखेंगे, फिर ए को सी से जोड़ेंगे, ए प्लस सी। अब देखिए इस समीकरण में इसमें ए बी सी तीनों का मान रखिए, देखिए कितना आता है। तो दोनों तरफ हम रखते हैं तीनों का मान, तो दोनों पक्षों में ए बी सी का मान रखने पर, तो देखिए ए का मान है 2 प्लस बी का मान है 10 और सी का मान है 18। और यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 2, बी का मान है 10, फिर से ए का मान कितना है 2, सी का मान है 18। अब दोनों को जोड़िए, अगर दोनों का बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि योग के लिए भी लागू होता है वितरण नियम। यदि दोनों एक बराबर नहीं आए तो हम सिद्ध करके रहेंगे कि योग के लिए वितरण नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर जोड़िए, सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। तो 18 10 28 होगा, तो 2 प्लस 18 10 28। और यहाँ पर देखिए 10 2 12 प्लस 18 2 20, 10 2 12 18 2 20। अब देखिए 28 और 2 30 होता है। अभी इक्वल का साइन हम लगा देते हैं। अब देखिए 20 और 12 कितना होगा, 20 10 30, 2 32। अब देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, यानी दायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि दायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी की। तो अतः हम बोल सकते हैं कि वितरण नियम योग की संक्रिया पर असत्य है। हमने प्रूफ कर दिया कि वितरण नियम केवल गुणनफल के लिए, केवल गुणा करने के लिए ही लागू होता है, जोड़ करने के लिए लागू नहीं होता। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि हमें पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है। तो क्वेश्चन में हमने योगात्मक नियम पढ़ा है। योगात्मक नियम का मतलब योगात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जोड़िए ऐसी किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़िए कि उसका योगफल शून्य हो जाए। तो और अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक होता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 का योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए, तो आप बोलेंगे -4 होता, तो यह अद्वितीय होगा। मतलब अद्वितीय का मतलब द्वितीय नहीं होगा, मतलब द्वितीय का मतलब 2 नहीं हो सकते। किसी एक पूर्णांक की योगात्मक प्रतिलोम 2 नहीं हो सकते, केवल 1 होगा। तो 4 का योगात्मक प्रतिलोम केवल और केवल -4 होगा, वो भी 1 होगा, 2 नहीं हो सकता। तो यही हमें सिद्ध करना है कि पूर्णांकों में योगात्मक प्रतिलोम केवल एक ही होता है, अद्वितीय होता है, उसके दो नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ए कोई एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप समझते होंगे जिसके 2 योगात्मक प्रतिलोम है। हालांकि किसी भी पूर्णांक के 2 योगात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकते, लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करके बताइए, इसलिए हमने मान लिया चलो मान लिया कि 2 ही योगात्मक प्रतिलोम होंगे। ठीक, आपकी बात सही। तो 2 योगात्मक प्रतिलोम बी तथा सी हैं। तब योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से, योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा हम सभी जानते हैं कि दोनों का योग करने पर योगफल शून्य होना चाहिए। तो एक योगात्मक प्रतिलोम बी है, तो ए प्लस बी बराबर 0, समीकरण 1 मान लिया हमने, तथा
ए में सी को जोड़ने पर भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ए का दो योगात्मक प्रतिलोम है, ए बी और सी। तो ए प्लस सी बराबर भी 0 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जब ए प्लस बी 0 के बराबर है और ए प्लस सी भी 0 के बराबर है, तो क्या ए प्लस सी के बराबर नहीं होगा? आप बताइए। जब ए भी समीकरण 1 में ए प्लस बी भी 0 के बराबर है और ए प्लस सी भी 0 के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे, 100% होंगे। 0। अब यहाँ से देखिए निसरण नियम क्या कहता है कि निसरण नियम मैंने आपको पढ़ा चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यह निसरण नियम से ए कट जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा बी बराबर सी, यानी बी भी सी के ही बराबर है। मैंने जो यहाँ पर लिया था कि दो योगात्मक प्रतिलोम बी तथा सी हैं, तो वो दो नहीं थे, वो एक ही थे। हमने उनका नाम ही बस चेंज कर दिया था, अर्थात बी जो था वो सी के बराबर था। तो अब हम बोलेंगे अतः ए का योगात्मक प्रतिलोम एक ही है। अतः हम बोल सकते हैं कि ए का योगात्मक प्रतिलोम एक ही है, अर्थात पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। हमने इसको सिद्ध कर दिया। अगर इतना भी आपको समझ में ना आया हो तो अब चलिए हम संख्या की मदद से, उदाहरण की मदद से अब समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने मान लिया कि माना 4 एक पूर्णांक है जिसके दो योगात्मक प्रतिलोम, एक -4 है और एक c है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 4 का तो केवल एक ही योगात्मक प्रतिलोम होता है, 4 का क्या, पूरे पूर्णांक का केवल एक ही योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो सपोज कर लिया कि c कोई पूर्णांक है, हमें पता नहीं है, हमें केवल एक पता है -4। तो यहाँ इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना पड़ेगा कि योगात्मक प्रतिलोम परिभाषा से। तो योगात्मक प्रतिलोम परिभाषा क्या कहता है कि 4 में प्लस करिए -4 को, तो आंसर कितना आएगा? प्लस में माइनस जोड़ोगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से -4 कटेगा, 0 आएगा। आंसर हमने 1 मान लिया। अब 4 में जब आप सी को जोड़ेंगे तब पर भी आपका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी 4 + सी भी 0 होना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम का जब हम आपस में जोड़ते हैं, किसी भी पूर्णांक को और उसके योगात्मक प्रतिलोम को आपस में जोड़ते हैं तो आंसर 0 आता है। इतना आपको पता होगा। अब देखिए, जब ए वाला 4 + -4 यह इक्वेशन 0 के बराबर है और 4 + सी भी 0 के बराबर है, तो क्या 4 + -4 और 4 + सी आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? होंगे ना। जब यह 0 के बराबर है और यह भी 0 के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे और 0 के बराबर तीनों मिल करके 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप निसरण नियम लगाएंगे, निसरण नियम से लिख देना, निसरण नियम से क्या होता है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा -4 बराबर सी या c बराबर -4। तो यहाँ पर देखिए c का भी मान -4 ही आ गया, अर्थात जो c है ना, c भी -4 ही है। अतः हम बोल सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक हो उसकी केवल एक योगात्मक प्रतिलोम हो सकता है। इतना आप ये लाइन लिख लीजिएगा कि अर्थात पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 5वां में बोला है कि निम्नलिखित में से धन पूर्णांक को छांटिए। इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा धन पूर्णांक है ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, 5वें में पहला है 8 - 6। जब हम 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा, अर्थात यह भी धन पूर्णांक है, यह भी एक धन पूर्णांक है। 8 में से 6 गया 2। इसके बाद दूसरा आता है कि 2 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अगर आपको याद हो तो संख्या रेखा पर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जोड़ घटाना करना है। तो 2 में से जब 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। संख्या रेखा वाली वीडियो देख लेना, अच्छी समझ में आएगा कि -3 कैसे आ गया 2 में से 5 घटाने पर। ठीक, तो यह एक ऋण पूर्णांक है, यह धन पूर्णांक नहीं है। तो हमें केवल धन पूर्णांक बताना है, तो यह ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक नहीं है। इसकी बात आता है 1 + 4। 1 + 4 जब हम करेंगे तो 1 + 3 है यार, तो 1 + 3 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 4 भी क्या है, एक धन पूर्णांक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि -3 गुणे -4। अब देखिए, जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आएगा, प्लस, और 3 का 4 में गुणा होगा तो 4 × 3 = 12, यानी +12 क्या है, धन पूर्णांक। तो +12 भी एक धन पूर्णांक ही है। इसके बाद अब आता है 8/2। जब 8 में हम 2 का भाग करेंगे तो 8/2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी एक धन पूर्णांक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि -3 गुणे
सॉरी -5 × 3। तो -5 × 3 जब हम देखिए माइनस में प्लस 3 क्या है, 3 के सामने प्लस लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, 3 × +3 कुछ इस प्रकार से। तो प्लस में जब माइनस का गुणा होगा या माइनस में जब प्लस का गुणा होगा तो आंसर माइनस आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके बाद 5 में 3 का गुणा होगा तो 15 आएगा। तो यह एक ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक नहीं है। अब देखिए इसके बाद आता है 3 × 5। क्या 3 × 5 कोई पूर्णांक है? कौन सा पूर्णांक है? तो 5 × 15 होता है, ये भी एक धन पूर्णांक है क्योंकि इसके सामने प्लस साइन लगा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1B भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1C को स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और इन सब की आप PDF पाना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।